सो हे गाइस, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो ऑफ मार्शल आर्ट्स रिकॉर्ड सीजन 2 एंड आई होप कि तुम लोग बहुत ही ज्यादा अच्छे मजे में होगी। गाइस, मैं तो मजे में बिल्कुल भी नहीं हूँ और अगर तुम लोगों ने कमेंट्री पोस्ट देखा होगा तो यार पता ही होगा, बुरा लग रहा है यार बहुत। खैर चलो फिर बिना किसी देरी के आज के इस वीडियो को शुरू करते हैं। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले कहना चाहूंगी कि अगर इससे पहले के एपिसोड अभी तक चेकआउट नहीं किया है तो पहले जाओ और जाके इसे देख लो, वरना यहाँ तुम्हें कुछ भी समझ नहीं आने वाला। और अगर तुमने देख लिया है तो बिना किसी देरी के आज के इस वीडियो को शुरू करते हैं। सो उम्मीद हमारे इस पार्ट की स्टार्टिंग भी वही से होती है जहाँ पे हमारा लास्ट पार्ट एंड हुआ था और जहाँ हमने देखा था कि चू फेंग जो कि अनकॉन्शियस हो गया था, मिस ज़ीलिंग उसे उठाकर केव से बाहर ले आती है। इसी के साथ अब हम यहाँ पर मैरिया डीमन माउंटेन फॉरेस्ट का सीन देखते हैं जहाँ पे मिस ज़ीलिंग के पास चू फेंग अनकॉन्शियस पड़ा हुआ था और धीरे धीरे करके उसे होश आने लगता है। लेकिन जैसे ही वो मिस ज़ीलिंग को अपने सामने देखता है तो वो भी यहाँ पर शर्माते हुए उठ के बैठ जाता है और कहने लगता है कि बाकी सब कहाँ है। जिस पे मिस ज़ीलिंग, जिसकी अपनी हालत बहुत ज्यादा खराब थी, वो यहाँ पे अपनी लड़खड़ाती हुई आवाज में कहती है कि वो सब तो चले गए हैं लेकिन तुम्हें सबसे पहले खुद पे फोकस करना चाहिए। ये कहते हुए वो अनकॉन्शियस होकर गिरने लगती है। तभी यहाँ पे चू फेंग उसे अपने बाहों में थाम लेता है और वो उसे कहने लगता है कि क्या तुम ठीक हो। जिस पे यहाँ क्वीन बताने लगती है वैसे लड़की चाहे जितनी खड़ूसी क्यों ना हो, पर पता है तुम्हें पूरी रात प्रोटेक्ट करने के लिए वो एक पल के लिए भी नहीं सोई, पूरी रात तुम्हारे सर के पास बैठी रही। ये सुनकर तो यहाँ पे चू फेंग और ज्यादा उसके लिए परेशान हो जाता है। तभी यहाँ पे मिस ज़ीलिंग की आंखें जैसे उससे चार होती हैं तो वो खुद भी शर्मा जाती है और कहती है कि नहीं, मैं बिल्कुल ठीक हूँ, मुझे बस थोड़ा सा रेस्ट चाहिए। अब यहाँ पे तभी चू फेंग उससे शुक्रिया अदा कहने वाला था, जिस पे वो कहने लगती है कि अगर वाकई में तुम मुझे शुक्रिया कहना चाहते हो तो तुम्हें मेरी मदद करनी होगी। जिस पे चू फेंग समझ आता है कि वो उसकी हेल्प चाहती है उस डीमन माउंटेन ट्रेजर को ढूंढने के लिए। जिस पे ज़ीलिंग भी कहती है कि हाँ, मुझे बस एक मार्शल टेक्निक चाहिए, बाकी जो कुछ भी मिले तुम उसे रख सकते हो। जिस पे चू फेंग मान तो जाता है लेकिन वो कहता है कि ये जो माउंटेन है बहुत ही ज्यादा खतरनाक है, न जाने मुझे ऐसा लग रहा है कि कोई है जो कि हमारे पीठ पीछे मौजूद है और छुप के चाल चल रहा है और जरूर से उसने पहले से ही सब कुछ प्लान करके जरूर रखा होगा। जिस पे मिस ज़ीलिंग कहती है कि पर मुझे वो टेक्निक हर हाल में चाहिए। अब थोड़ा सा चू फेंग सोचता है कि अगर मैं इसके साथ हाथ मिला लेता हूँ तो मेरे चांसेस भी बढ़ जाएंगे, मैं उस आर्टिफैक्ट को भी बहुत ही इजीली पा सकता हूँ, जिसके चलते वो मान जाता है। और अब ये लोग निकल पड़ते हैं सीधा उसी केव की तरफ। अब यहाँ पे केव के अंदर आते साथ ही जो मिस ज़ीलिंग है वो कहने लगती है कि क्या तुम श्योर हो कि वो ट्रेजर यहीं पे है। जिसपे वो कहता है कि हाँ बिल्कुल। जिसके बाद वो मन में कहने लगता है कि जो एप किंग ने मुझे डेमोनिक मैप दिया था उसके अनुसार उस ट्रेजर को यही होना चाहिए, उसने तो स्पेशल मार्किंग्स भी की थी। और फाइनली डीमन एप किंग के मैप को फॉलो करते हुए चू फेंग एक ऐसे गोल्डन बैरियर के पास पहुंच जाता है जिसके उस पार एक फ्लोटिंग अल्टर मौजूद था। लेकिन जैसे जैसे ये लोग आगे बढ़ते हैं ये खुद भी देख के हैरान हो जाते हैं कि यहाँ पर काफी सारे स्टोन स्टैचूज मौजूद हैं, जो देखकर यहाँ पे क्वीन कहने लगती है कि मुझे कुछ अनयूजुअल लग रहा है, तुम दोनों थोड़ा केयरफुल रहना और कोशिश करना कि गलती से भी किसी चीज को तुम छू ना लो। अब तभी यहाँ पे मिस ज़ीलिंग कहने लगती है जरा इन्हें देखो, और तभी उसे एक इंस्ट्रूमेंट प्ले करती हुई लेडी का स्टैचू भी नजर आता है। और तभी यहाँ पे मिस ज़ीलिंग कहने लगती है कि तुम्हें पता है मेरे ग्रैंडफादर ने एक बार मुझे बताया था कि मेरी मदर पीपा बहुत ही अच्छा प्ले करती है और उनके पीपा से जो साउंड निकलती है उसका कोई भी मैच नहीं। ये कहते हुए वो जैसे ही उस स्टैचू को टच करने वाली थी तभी यहाँ पर चू फेंग उसे रोकने को कहता है, लेकिन वो तब तक टच कर चुकी थी और चू फेंग भी इसका हाथ पकड़ लेता है। और अचानक से हम देखते हैं कि ये जगह पूरी तरीके से शेक करने लगती है, सारे के सारे स्टैचूज हिलने लगते हैं और इस जगह का जो एंट्रेंस का गेट था वो पूरी तरीके से क्लोज हो जाता है। अब ये दोनों इसके अंदर ट्रैप हो जाते हैं और तभी इनके सामने एक इमॉर्टल रेलम का रेलम स्प्रिट आ जाता है, जो कि एक पर्पल स्नेक ड्रैगन जैसा दिख रहा था, जो कि इनके आसपास कुंडली मारना शुरू कर देता है। और तभी हम देखते हैं कि जैसे ही ये जो स्प्रिट बीस्ट था ना, ये जैसे ही दहाड़ मारता है अचानक से ये जगह पूरी तरीके से चेंज हो जाती है और तभी चू फेंग खुद को 10,000 डीमन माउंटेन के ट्रायल केव में पाता है। और तभी उसके सामने उस लेडी का स्टैचू मौजूद था जिसके हाथ में पीपा थी। और तभी उस स्टैचू के पीछे से लंबे लंबे नाखूनों वाली एक लेडी बाहर आती है और हमें बताया जाता है कि ये असल में पीपा इविल स्प्रिट है। और जिस क्रीपी वे में ये हंस रही ना, देख कर ही बहुत क्रीपी सी वाइब आ रही है। अब तभी यहाँ पे वो अपने उसी पीपा यानी कि ज़ितर जैसे इंस्ट्रूमेंट को बाहर निकालती है और जिसे देखते साथ ही यहाँ पे चू फेंग और मिस ज़ीलिंग भी अपने अपने वेपन्स को रेडी कर लेते हैं। अब यहाँ पे हम देखते हैं कि वो जो इविल स्पिरिट थी ना, उसकी ऑरा काफी ज्यादा स्ट्रेंज थी और वो यहाँ पर जैसे जैसे उस पीपा को प्ले करती है उससे कंबाइंड फ्लैश अटैक निकलते हैं, जिससे ये दोनों डॉज कर जाते हैं। और क्वीन बताती है कि इस इविल स्पिरिट की ऑरा काफी ज्यादा स्ट्रेंज है, मुझे लग रहा है कि शायद ये एटलीस्ट हेवन मार्शल के फर्स्ट लेवल पे होगी। जो सुनते साथ ही यहाँ पे मिस ज़ीलिंग से चू फेंग कहने लगता है कि ये हमारे लिए डू और डाई सिचुएशन है, तो हमें जल्द से जल्द सबसे पहले इसे निपटाना होगा। अब ये सुनते साथ ही दोनों तेजी से उसकी तरफ आगे बढ़ते हैं। वो
लेडी भी काफी सारे स्लैश अटैक अपने इंस्ट्रूमेंट से करती है, लेकिन ये दोनों हवा में जंप करते हुए उसके ऊपर हमला कर देते हैं। लेकिन वो अकेले ही सिंगल हैंडेडली इन दोनों को निपटाना शुरू कर देती है। अब मिस ज़ीलिंग जो कि अकेले हवा में फ्लोट करते हुए इस पे हमला करने चाहती है, लेकिन वो उसे भी मार के दूर फेंक देती है, जिसे देखते साथ ही चूफेंग इमीडिएटली उसे जाकर कैच कर लेता है और उसे टाइटली होल्ड करता है। और यहाँ वो उससे पूछने लगता है कि क्या तुम ठीक हो, जिस पे वो हमें जवाब देती है। और तभी हम देखते हैं कि वो लेडी हंसते हुए इनके सामने आ जाती है और मिस ज़ीलिंग कहती है कि आखिर इसने हम पे अटैक करना रोक क्यों दिया। यहाँ पे चूफेंग भी सोच में पड़ जाता है कि हाँ यार, आखिर ये हम पे हमला कर क्यों नहीं रही। तभी यहाँ पे वो नोटिस करता है कि असल में वो तो स्टैचू को प्रोटेक्ट कर रही है, जिसके चलते उसके दिमाग में एक आइडिया आता है। वो इमीडिएटली मिस ज़ीलिंग से कहता है कि ठीक है, मैं इसका ध्यान खींचूंगा और तुम्हें जाकर उस स्टैचू को डिस्ट्रॉय करना होगा, क्योंकि हो ना हो इसकी जान शायद उसी में बसती होगी। अब तभी ये लोग अपने अपने काम में लग जाते हैं। चूफेंग सबसे पहले यहाँ उस लेडी को फाइट में बिजी रखता है, लेकिन वो लेडी भी कम चालाक नहीं थी। वो ऑलरेडी मिस ज़ीलिंग को ही अपना टारगेट बनाती है और जैसे ही वो उसकी तरफ बढ़ती है तो यहाँ पर चूफेंग चिल्लाते हुए कहता है कि जरा केयरफुल, ये तुम्हारी तरफ बढ़ रही है। और तभी वो अपने म्यूजिक को जैसे ही प्ले करती है तो यहाँ चारों तरफ आग लग जाता है, यानी कि ये जो पूरी की पूरी ट्रायल वाला एरिया था, यहाँ चारों ओर आग की लपटें उठने लगती हैं और जिसके चलते मिस ज़ीलिंग की जान में खतरे में आ चुकी थी। इसे देखते साथ ही यहाँ पर क्वीन की पावर्स को एक्टिवेट करते हुए चूफेंग इमीडिएटली अपने विंग्स को एक्टिवेट करता है और सीधा जाकर उसे पकड़ के अपनी बाहों में उठा लेता है। और फिर वो उससे कहने लगता है कि हमें सबसे पहले इस इविल स्पिरिट से निपटना होगा, क्योंकि इसके रहते हम दोनों मिलकर भी कुछ नहीं कर सकते। जिस पे वो हमें जवाब तो देती है, लेकिन तब तक वो इविल स्पिरिट इनके ऊपर काफी सारे स्लैश अटैक भी कर रही थी। अब ये लोग जमीन पे तो कहीं लैंड कर नहीं सकते, तो यहाँ पे चूफेंग अकेले ही उसे लेकर हवा में लगातार वो उड़ता रहता है। तभी यहाँ पे हालात बहुत ज्यादा बिगड़ने लगते हैं, जो देखकर मिस ज़ीलिंग भी अब मैदान में उतरने लगते हैं और निकालती है अपनी स्वॉर्ड को और यहाँ इसकी फ्लावर स्वॉर्ड टेक्निक को एक्टिवेट कर देती है, जिसके चलते आसपास काफी सारे फ्लावर पेटल्स नजर आते हैं जो कि उस लेडी के चारों ओर मंडरा रहे थे। और यहाँ इन फ्लावर पेटल्स की तादाद काफी ज्यादा बढ़ चुकी थी, जिसके चलते इस लेडी को भी आसपास दिखाई नहीं दे रहा था, जो देखकर चूफेंग समझ आता है कि यही मेरी परफेक्ट टाइमिंग होगी। अब तभी चूफेंग अपनी चेन स्वॉर्ड्स को फेंकते साथ ही उसे उसके अंदर ट्रैप कर लेता है। ये लेडी भागने की कोशिश करती है, लेकिन चूफेंग कहता है कि तुम कहीं बच के नहीं जा सकती। अब मिस ज़ीलिंग जो कि अपनी डिवाइन बॉडी पावर का यूज कर रही थी, वो अचानक से फ्लावर पेटल्स के बीच में कंडेंस होने लगती है और सरप्राइजिंगली सीधा अपने स्वॉर्ड को उस पे चला देती है। लेकिन तभी वो जो अटैक था वो उस लेडी के पीपा पे पड़ा था, जिसके चलते यहाँ उस लेडी की आधे से ज्यादा बॉडी पूरी तरीके से डिसअपीयर होने लगती है। साथ ही उसका जो इंस्ट्रूमेंट था वो भी टूट के गिर जाता है और तभी चूफेंग अपने व्हाइट टाइगर किलिंग आर्ट का यूज करता है और उसका वो जो क्लॉ अटैक था वो सीधा पड़ जाता है उस लेडी को, यानी कि वो पूरी तरीके से डिसअपीयर होने लगती है। पर तभी अचानक से वो मरते वक्त भी उस इंस्ट्रूमेंट को एक आखिरी बार यूज कर लेती है। काफी सारे स्ट्रिंग्स निकलते हैं जो कि सीधा मिस ज़ीलिंग को बांध लेते हैं और ऐसे ही हजारों की तादाद में स्ट्रिंग निकलते साथ ही आसपास काफी सारे अटैक करते हैं। यहाँ तक कि चूफेंग जैसे ये देखता है तो वो सीधा मिस ज़ीलिंग को बचाने के लिए दौड़ता है, लेकिन वो सारे स्ट्रिंग उसके बॉडी पर भी अटैक करते हैं, जिसकी बॉडी पर काफी सारे घाव बन जाते हैं, लेकिन वो फिर भी उसकी तरफ बढ़ता रहता है। इस दौरान मिस ज़ीलिंग कहती है कि प्लीज मुझे छोड़ दो और यहाँ से निकल जाओ, जिस पर चूफेंग कहता है कि नहीं, तुम्हारा मुझ पे एक बहुत बड़ा एहसान है, तुमने मेरी जान बचाई है, तो मैं तुम्हें छोड़ के कैसे जा सकता हूँ। यहाँ पे मिस ज़ीलिंग रोते हुए कहने लगती है कि प्लीज प्लीज चले जाओ। तभी हम देखते हैं कि एक ऊपर फायर स्वॉर्ड बनने लगती है जो कि सीधा चूफेंग की तरफ चार्ज करती है और चूफेंग चिल्लाते हुए कहता है कि अगर तुम्हें उसकी जान लेनी है तो सबसे पहले तुम्हें मेरा सामना करना होगा। और तभी हम देखते हैं कि वो स्वॉर्ड जो थी वो सीधा चूफेंग के आर पार हो जाती है। मिस ज़ीलिंग चिल्लाते हुए कहती है कि चूफेंग ऐसा नहीं हो सकता और अगले ही पल ये दोनों बिल्कुल सही सलामत वहीं पे मौजूद थे। और यहाँ जैसे मिस ज़ीलिंग को एहसास होता है कि ये बस एक इल्यूजन था तो वो रोते हुए सीधा जाती है और चूफेंग को गले से लगा लेती है और कहती है कि शुक्र है कि तुम बिल्कुल ठीक और ये बस एक इल्यूजन था। यहाँ पे चूफेंग उसका ये रवैया देख के शौक था कि तभी वो कहने लगती है कि तुम्हारा जैसा बेवकूफ मैंने कहीं नहीं देखा, तुमने ऐसे ही अपनी जान दे दी। हाँ, मुझे पूरा यकीन है कि तुम ज्यादा दिन तक सर्वाइव नहीं करोगे अगर तुम ऐसी बेवकूफी भरे फैसले लेते रहे। जिस पे चूफेंग स्माइल करता है, उसके सर पे हाथ फेरते हुए कहता है कि चिंता मत करो, ये बस एक इल्यूजन ही तो था। अब तभी हम देखते हैं कि एक एंशिएंट वॉइस यहाँ पे चूफेंग और मिस ज़ीलिंग को सुनाई देती है, जो कि कहने लगता है कि सदियां बीत चुकी हैं लेकिन आज तक कोई भी इस टेस्ट को पास नहीं कर पाया, लेकिन फाइनली वो इंसान आ चुका है। अब चूफेंग कहने लगता है कि शायद ये इस केव के ओनर की आवाज होगी कि तभी वो आवाज आगे बताने लगती है कि कल्टीवेटर का मतलब सिर्फ यही नहीं होता कि ताकतवर बन के इस दुनिया पर राज करना, बल्कि एक फीलिंगलेस कल्टीवेटर से ज्यादा खतरनाक होता है एक फीलिंग वाला कल्टीवेटर, क्योंकि जिसके अंदर इमोशंस होंगे, जिससे किसी से प्यार होगा तो वो अपने प्यार को बचाने के लिए, अपने इमोशंस के लिए, अपनी फीलिंग्स के लिए हेवन एंड अर्थ को भी डिफाई कर सकता है। और आज तुमने साबित कर दिया कि तुमने उसकी जान बचाने के लिए बिना किसी चीज की परवाह किए अपनी जान को दांव पे लगा दिया और यही सच्चा प्यार है। और इसी के चलते तुम मेरे इस टेस्ट को पास कर जाते हो और मैं मेरे उस मार्शल टेक्निक जैसे कि मैंने जाने से पहले यहाँ पे छोड़ दिया है वो अब तुम्हारा हुआ। अब तभी हम देखते हैं कि यहाँ पर वही जो पाइथन था वो आ जाता है वापस से, और जो कि आते साथ ही एक क्यूट से छोटी से पाइथन में बदल जाती है और फिर सीधा यहाँ पे चूफेंग
के हाथों में चली जाती है और एक पर्पल आर्टिफैक्ट में वो ट्रांसफॉर्म हो जाती है। अब तभी यहाँ पे चूफेंग उससे कहने लगता है कि एक बात बताओ, क्या तुम इसी की तलाश कर रही थी? जिसपे ज़ीलिंग कहने लगती है कि हाँ, लेकिन तुमने मेरी जान बचाई तो मेरे ख्याल से ये तुम्हारा हुआ। अब यहाँ पे हमें बताया जाता है कि ये एक 9 टायर टेक्निक है जिसे कि फैंटम साउंड आर्ट कहा जाता है। और यहाँ मिस ज़ीलिंग जैसी कुछ कहने वाली थी, चूफेंग सीधा उसके थर्ड आई के जरिए से उसे ये टेक्निक दे देता है। बेसिकली ये टेक्निक जो है एक आर्टिफैक्ट के रूप में भी काम करती है। तो यहाँ पर मिस ज़ीलिंग बताने लगती है कि तुम्हारा शुक्रिया, क्योंकि इस फैंटम साउंड आर्ट के चलते मैं किसी के भी माइंड को डिस्टर्ब कर सकती हूँ और एक ऐसे इल्यूजन को क्रिएट कर सकती हूँ जो कि हमारे 9 प्रोविंसेस में से किसी ने भी आज तक देखा नहीं होगा। अब तभी अचानक से ये जगह पूरी तरीके से शेक करने लगती है और फिर यहाँ पे चूफेंग और मिस ज़ीलिंग ऊपर की तरफ देखने लगते हैं, जहाँ हमें दिखाया जाता है कि यहाँ पर जो 10,000 डीमन माउंटेन के ऊपर लगा स्काई प्रीसिंग फॉर्मेशन आर्टिफैक्ट है वो पूरी तरीके से एक्टिवेट हो चुका था। और यहाँ इस फॉर्मेशन के नीचे काफी सारे लोग मौजूद थे जिनकी मेंटल पावर को ये लगातार अब्सॉर्ब किया जा रहा था, जिसके चलते इन लोगों की हालत खराब हो चुकी थी। अब यहाँ पे हम देखते हैं कि ये लोग बेसिकली डिवाइन स्वॉर्ड वैली मास्टर के ही लोग थे। और तभी यहाँ पर हम देखते हैं कि जो डिवाइन स्वॉर्ड वैली का मास्टर था यानी कि मोरोंगी, वो कहने लगता है कि जी यार, तुम्हें बस अपने लालच के चक्कर में हम सभी को यहाँ पर घसीट के ले आए हो और अब देखो सभी का अंजाम क्या हो रहा है। अब तभी यहाँ पे हम जेई शिंगपेंग को देखते हैं जो कि उसी जेई क्लैन का चीफ है। वो कहने लगता है कि मोरोंगी, बेहतर यही होगा कि माहौल को खराब करने की कोशिश मत करो। जिसपे जेईन जो कि डिप्टी चीफ ऑफ जेई क्लैन है वो कहने लगता है कि तुम भी जानते हो कि यहाँ पर तुम भी अपनी मर्जी से आए हो, मैं तुम्हें खींच के नहीं लाया। तभी यहाँ पे इनका एक एल्डर कहने लगता है कि बेहतर यही होगा कि हम लोग जुबानी जंग करना बंद करें। अब तभी यहाँ पे गाओ जी की नाम का एक बंदा आता है जो कि स्प्लिट गिल्ड का वाइस हेड मास्टर है। वो कहने लगता है कि हमें जल्द से जल्द साथ मिलकर काम करना होगा, इस फॉर्मेशन को ब्रेक करना ही होगा। अब ये सभी लोग अपने अपने अटैक करने लगते हैं कि तभी हम यहाँ पर एक दूसरे बंदे को देखते हैं जो कि असल में स्कॉर्पियन किंग है और ये हेवन मार्शल के 4th लेवल पे, और ये इन लोगों को देखकर हंसने लगता है और वो यहाँ पर अपनी पार्टनर यानी कि स्पाइडी से कहने लगता है कि तुमने बहुत अच्छा काम किया। जिस पे वो कहती है कि हाँ बिल्कुल, इंसान तो पैदाइशी लालची होते हैं, मैंने बस एक आर्टिफैक्ट का लालच कह दिया, ये लोग तो सीधा हमारे फॉर्मेशन में आके फंस गए। हमें यहाँ पे इस लेडी के बारे में बताया जाता है जो कि असल में स्पाइडर क्वीन है और जो कि हेवन मार्शल के 4th लेवल पे है। तभी यहाँ पे वो स्कॉर्पियन किंग काफी जोर जोर से हंसने लगता है और कहता है कि फाइनली अब इन लोगों को मार के हम अपने प्लान को एक और नए लेवल तक ले जाएंगे। कि तभी यहाँ पर वेनम क्वीन आ जाती है जो कि हेवन मार्शल के 4th लेवल पे है और वो आते साथ ही बताने लगती है पर स्कॉर्पियो, 2 लोग एस्केप कर चुके हैं क्योंकि हमारा जो दूसरा साथी है ब्लैक टोड किंग, उसके बारे में हमें कोई भी खबर नहीं मिल पा रही, यानी कि जिन लोगों को उसने कैद करके रखा होगा न जाने उनके साथ क्या हुआ होगा। उस पे स्कॉर्पियो कहने लगता है कि सबसे पहले हमें उन भागे हुए लोगों से निपटना होगा, बाद में हम टोड किंग और बाकी सबको बचा लेंगे। अब यहाँ पर उसका प्लान यही था कि जल्द से जल्द यहाँ पर उन 2 भागे हुए लोगों को पकड़ लिया जाए, क्योंकि उसे पता है कि उन्हें अगर यहाँ से निकलने दिया जाए तो वो बाहरी लोगों को जाकर सब कुछ इनके बारे में बता देंगे। इस दौरान हम यहाँ पर एक गद्दार को देख पाते हैं जो कि कहने लगता है कि बताओ चूफेंग की क्या खबर। जिस पे वो जो पॉइजन क्वीन थी वो बताने लगती है कि उसके फिलहाल मुझे कोई खबर नहीं। जिस पे वो बंदा कहने लगता है कि अगर हमने उसे जल्द से जल्द नहीं पकड़ा तो हमारे हाथ कुछ भी नहीं लगेगा और हम डिमोनिक एप किंग के बारे में और इसके लोकेशन के बारे में कुछ भी पता नहीं लगा पाएंगे। सिर्फ चूफेंग ही एकमात्र रास्ता है जो कि हमें उस तक ले जा सकता है, क्योंकि बीते 100 साल में सिर्फ वही है जो कि उससे मिला है। अब तभी जैसे वो भड़कता है तो यहाँ पे स्कॉर्पियो किंग कहने लगता है कि क्या तुम हमारे खिलाफ जाने की कोशिश कर रहे हो? हाँ, क्या तुम पूरे के पूरे 10,000 डीमन माउंटेन के खिलाफ जाके एक्शन लोगे? जिसमें वो कहने लगता है कि मैं बस वो कह रहा हूँ जो कि नेसेसरी है, मैं भी अपने प्रॉमिस को जानता हूँ और ये भी जानता हूँ कि मैं कहाँ तक क्या कर सकता हूँ। और तभी यहाँ पे जो स्पाइडी है वो आकर उससे लिपट जाती है और कहती है अरे रे, इतना ज्यादा भड़कने की जरूरत नहीं है, मुझे पूरा यकीन है कि तुम अपने वादे को जरूर निभाओगी, क्योंकि तुम भी जानते हो कि अगर तुमने हमें डिसअपॉइंट किया तो तुम्हारे साथ क्या होगा। जिस पर स्कॉर्पियो कहता है कि हाँ बिल्कुल, तुम और तुम्हारी जी डायनेस्टी का फिर हम क्या हाल करेंगे ये तुम भी नहीं जान सकते, और कुछ भी हमारे अकॉर्डिंग नहीं हुआ ना तो देख लेना तुम और तुम्हारा जो जी डायनेस्टी है ये लोग पूरी कीमत अदा करेंगे। ये कहते हुए ये लोग यहाँ से निकल जाते हैं। अब तभी हम यहाँ पर क्राउन प्रिंस को देखते हैं जो कि कहने लगता है कि अच्छा तो जी डायनेस्टी इन सभी के पीछे है। अब वो यहाँ पर जी डायनेस्टी और उसके चीफ के ऊपर नजर रखे हुए था और यहाँ पे हम देखते हैं कि जी डायनेस्टी का जो एल्डर था वो काफी ज्यादा खुश था। अब यहाँ पे हम देखते हैं कि जो स्कॉर्पियो और उसकी पूरी टीम है वो लोग सबसे पहले यहाँ पर इस फॉर्मेशन में कैद लोगों की तरफ देखने लगते हैं और जाते हुए कहने लगते हैं कि तुम लोग यहाँ पर अपने लालच के चलते मारे जाने वाले हो, तुम लोग एक आर्टिफैक्ट के लालच में इस फॉर्मेशन में आकर अपना सब कुछ आज यहाँ पे खो दोगे और हमारा ये फॉर्मेशन और ज्यादा स्ट्रॉन्ग होगा। अब तभी यहाँ पे हम देखते हैं कि चूफेंग भी आ जाता है। वो कहने लगता है कि अच्छा तो मेन फोर्स यहाँ पे है, लेकिन उसे ऊपर से नजर आ जाता है कि यहाँ पर जो स्काई पियर्सिंग फॉर्मेशन आर्टिफैक्ट है वो तो यहीं पे मौजूद है और जो कि यहाँ पर लोगों की मेंटल पावर को लगातार ड्रेन किए जा रहा है, और अगर इस फॉर्मेशन को तोड़ना है तो उसे सबसे पहले इस आर्टिफैक्ट को ही इस फॉर्मेशन से अलग करना होगा। चूफेंग अपना काम समझ चुका था। अब तभी वो आगे बढ़ ही रहा
था कि तभी उसका हाथ पकड़कर मिस ज़ीलिंग उसे रोकती है और कहती है कि ये जगह तो ब्लैक टोड किंग के केस से भी ज्यादा खतरनाक है, क्या तुम्हारा ऐसा जाना ठीक होगा? जिस पे चू फेंग कहने लगता है कि स्पिरिट गिल्ड के मेंबर्स भी यहाँ पे फंसे हुए हैं, तो मुझे तो उनकी मदद करनी होगी ना। जिस पे वो कहने लगती है कि अगर तुम जिद पे अड़े रहोगे तो फिर मैं भी तुम्हारा साथ दूंगी, मैं यहाँ पर इन लोगों को डिस्ट्रैक्ट करते हुए दूर ले जाऊंगी और फिर तुम्हें मौका मिल जाएगा। ये कहते हुए वो यहाँ से निकल जाती है और चू फेंग बस उसे आवाजें देता रह जाता है। तभी क्वीन कहने लगती है कि अब तुम दोनों पूरी तरीके से आजाद हो और चिंता मत करो, अब ना ही तुम्हारा उसके ऊपर कोई एहसान है और ना ही उसका तुम्हारे ऊपर, तो वो जो मर्जी चाहे वो कर सकती है और चिंता मत करो, वो इतनी भी ज्यादा कमजोर नहीं है, वो सब कुछ संभाल लेगी। बेहतर यही होगा कि तुम उस आर्टिफैक्ट को लेने में ध्यान दो। अब तभी यहाँ पे हम देखते हैं कि मिस ज़ीलिंग पहुंचते साथ ही इन लोगों के ऊपर हमला कर देती है, जिसके चलते सभी का ध्यान उस पे जाता है और अब ये लोग इसके पीछे पड़ जाते हैं। अब यहाँ पे तभी चू फेंग मौका पाते साथ ही सीधा उस फॉर्मेशन के ऊपर पहुंच जाता है। वो उस आर्टिफैक्ट को पुल करने लगता है, जो देखकर क्राउन प्रिंस भी यहाँ पे देख के हैरान था और जी डायनेस्टी का वो एल्डर भी। तभी यहाँ पे स्कॉर्पियो चू फेंग को देख लेता है और उसके ऊपर जाते साथ ही हमला कर देता है और कहता है कि तुम्हें क्या लगा कि मैं तुम्हारी इस चीप ट्रिक में फंस जाऊंगा। अब चू फेंग को यहाँ पे ये आदमी दौड़ा देता है। लिटरली चू फेंग जहाँ जहाँ जाता है स्कॉर्पियो उसके पीछे पड़ जाता है। यहाँ पे मिस ज़ीलिंग के पीछे वो दोनों लेडी पड़ी हुई थी, यानी कि स्पाइडी और वो पॉइजन लेडी। अब तभी यहाँ पर चू फेंग जो है मिस ज़ीलिंग को इशारा करता है और उससे अपने उसी नई मार्शल टेक्निक का यूज करने के लिए कहता है। यहाँ पे हम देखते हैं कि चू फेंग का इशारा मिस ज़ीलिंग में समझ आती है और वो इमीडिएटली अपने ब्लड ड्रॉप का यूज करते हुए कहने लगते हैं कि अब तुम लोग मजा चखो। यहाँ पे हम देखते हैं कि फैंटम साउंड बेल का जैसे ही मिस ज़ीलिंग यूज करती है तो यहाँ पर ये लोग उसके एक स्ट्राइक से काफी दूर छटके जाते हैं और तभी हम देखते हैं कि ये अटैक असल में यहाँ पे स्कॉर्पियो ने ही किया था और अब ये लोग ही आपस में फाइट करने लगते हैं, जो देखकर मिस ज़ीलिंग कहती है यार ये टेक्निक तो कितनी ज्यादा कमाल की है। अभी यहाँ पे हम देखते हैं कि पॉइजन लेडी जैसे तैसे इल्यूजन को डिटेक्ट कर लेती है और अब यहाँ पर वो सीधा टूट पड़ती है इन दोनों की तरफ। लेकिन यहाँ पे मिस ज़ीलिंग कहती है कि तुम आर्टिफैक्ट को हासिल करो, इस मॉन्स्टर को तो मैं देखती हूँ। अब यहाँ पे चू फेंग सीधा पहुंच जाता है उस आर्टिफैक्ट के पास। जैसे ही वो इसे थामता है तो यहाँ पे क्वीन इससे कहने लगती है कि इसकी ऑरा ये तो आश्रा रियलम है, चू फेंग अपनी बॉडी मेरे हवाले करो। यहाँ पे चू फेंग इमीडिएटली अपनी बॉडी यहाँ पे क्वीन के हवाले करने लगता है। तभी हम देखते हैं कि स्कॉर्पियो भी उस इल्यूजन को ब्रेक करते हुए यहाँ आ जाता है और कहता है कि बच्चे चाहे जितनी कोशिश कर लो तुम कभी भी इसे नहीं ले सकते। यहाँ तक कि जो डिमोनिक एप किंग है जो कि कल्ट मास्टर भी है वो भी इस आर्टिफैक्ट को जितनी मर्जी कोशिश क्यों ना कर ले वो नहीं उठा सकता। लेकिन यहाँ पे चू फेंग तो अपने काम में लगा रहता है। अब तभी क्वीन कहने लगती है कि पर मैं उठा सकती हूँ और वो इसलिए क्योंकि मैं इसकी ट्रू मास्टर हूँ। ये कहते हुए वो अपनी पावर को अनलीश करती है और तभी हम देखते हैं कि चू फेंग ने उस जाइंट से एक्स जैसे आर्टिफैक्ट को उठा लिया था और तभी यहाँ पे वो आर्टिफैक्ट पूरी तरीके से डिसअपीयर हो जाता है, जिसके चलते वो फॉर्मेशन भी कम्प्लीटली ब्रेक होते साथ ही उसकी जो इविल स्पिरिट्स थी ना वो यहाँ पर आसपास के लोगों को हंट करना शुरू कर देती है। जो देखते साथ ही अंदर जो लोग फंसे थे वो बैरियर तो बना लेते हैं, लेकिन ये जो मॉन्स्टर्स थे इनके ऊपर से काफी सारी चट्टाने भी गिरने लगती है। अब तभी यहाँ पे स्कॉर्पियो सभी से कहने लगता है कि इस लड़के को पकड़ो, इसने हमारा आर्टिफैक्ट चुरा लिया है। लेकिन यहाँ पे हम देखते हैं कि माहौल कुछ ज्यादा ही बिगड़ चुका है, जिसके चलते सभी अपनी जान बचा के भागने लगते हैं। पर तभी यहाँ पे हम देखते हैं कि जो जी डायनेस्टी का जो एल्डर था वो यहाँ पे चू फेंग के ऊपर अपने स्पेयर से हमला करने को जाता है, जो देखकर क्राउन प्रिंस अपना एक मुक्का सीधा उसकी तरफ बढ़ा देता है और यहाँ पे जैसे ही वो फिस्ट अटैक उसके पास से गुजरता है ना तो यहाँ पे जी डायनेस्टी का एल्डर समझ आता है कि इसके अंदर इंपीरियल ब्लड लाइन है, जिसका मतलब ये है कि मैं इस पे अटैक करके अपनी आइडेंटिटी को रिवील नहीं कर सकता। तो अब वो भी यहाँ पर भागना शुरू कर देता है। लेकिन यहाँ पे हम चू फेंग को देखते हैं जहाँ पर वो उस एक्स को बाहर निकाल लेता है और जो कि दिखने में क्या ही कमाल का लग रहा था और यहाँ पे चू फेंग इसे बहुत इजीली कैरी कर पा रहा था, जिस पे क्वीन बताने लगती है कि क्या बात है, इस आर्टिफैक्ट ने तो तुम्हें अपना नया मास्टर चूज किया है। इसी के साथ हमें बताया जाता है कि इस बाउंड आर्टिफैक्ट का नाम है आश्रा घोस्ट एक्स। अब तभी यहाँ पे हम देखते हैं कि जो मॉन्स्टर्स यहाँ पे बाकी के जो लोगों को मार रहे थे ना उन्हें जाते साथ ही चू फेंग निपटा देता है। लेकिन यहाँ पर सारे के सारे लोग तो चू फेंग को ही घेरने लगते हैं, जिस पे चू फेंग कहता है कि आखिर इस सबका क्या मतलब। और तभी उनमें से एक बंदा आगे आकर कहने लगता है कि हम सभी लोग अलग अलग क्लैन से बिलोंग करते हैं, हमने न जाने कितनी ज्यादा मेहनत की है और कितनी ज्यादा कैजुअलिटीज का सामना किया है, लेकिन तुमने अकेले उस आर्टिफैक्ट को अपने पास रख लिया है, ये तो सरासर नाइंसाफी है। तभी यहाँ पे मिस ज़ीलिंग आकर कहने लगती है कि चू फेंग ने उसे अपने दम पे हासिल किया है, आखिर तुम लोग इसमें अपना क्लेम कैसे कर सकते हो। तभी यहाँ पे हम देखते हैं कि स्पिरिट गिल्ड का एल्डर आ जाता है और वाइस मास्टर आते साथ ही कहने लगता है कि आखिर तुम लोगों के अंदर शर्म हया नाम की चीज बची है कि नहीं, उसकी वजह से आज तुम जिंदा हो, सांस ले पा रहे हो और तुम्हें अब इसमें हिस्सा चाहिए। जिस पे यहाँ पे जिन क्लैन का बंदा कहने लगता है कि हाँ तुम तो बोलोगे क्योंकि वो स्पिरिट क्लैन का जो बंदा है। अब तभी दूसरा बंदा कहने लगता है कि चलो देखते हैं कि आखिर चू फेंग इस बारे में क्या कहता है। तभी चू फेंग अपने उसी आशुरा एक्स को बाहर निकालता है और तभी उसकी ईविल ऑरा भी चारों तरफ फैलने लगती है, जिसके चलते सभी लोगों को अब यहाँ पे दिक्कत आने लगती है। और तभी यहाँ पे चू फेंग कहने लगता है कि असल में इस आर्टिफैक्ट ने खुद मुझे अपना मास्टर चुना है, मैं इसमें कुछ भी नहीं कर सकता। अब यहाँ पर सभी जानते हैं कि एक जो बाउंड आर्टिफैक्ट होता है वो कभी भी किसी को फोर्सफुली कंट्रोल हासिल करने नहीं देता, वो अपने इच्छा अनुसार अपना ओनर चूज करता है। अब आश्रा एक्स की जो ईविल ऑरा है वो यहाँ पर सभी को चेक
चेक करके वापस से चूफेंग के पास ही आ जाती है, जिसका मतलब सभी समझ जाते हैं कि हाँ भाई इस आर्टिफैक्ट ने तो इसे ही अपना मास्टर चूज किया है। तभी चूफेंग सभी को बताता है कि ये जो जगह है यहाँ पर काफी सारे ट्रेजर्स भरे हुए हैं, तो हमें यहाँ पे टाइम वेस्ट नहीं करना चाहिए, जिसपे सभी मान जाते हैं और अब सभी लोग यहाँ से अलग अलग हो जाते हैं। अब यहाँ पे मिस ज़ीलिंग और चूफेंग भी अपनी टीम बनाकर आगे बढ़ जाते हैं और तभी सीन शिफ्ट होता है और हम चूफेंग और मिस ज़ीलिंग को देखते हैं जो कि यहाँ से बाहर की ओर बढ़ रहे थे और तभी मिस ज़ीलिंग को चूफेंग बताता है कि मुझे ऐसा लगता है कि कोई ऐसा है जो कि हमारे ही बीच रहकर स्पाई का काम कर रहा है, वरना तुम खुद ही सोचो जो एलाइट डिसाइपल्स हैं उनकी लोकेशन जिसके बारे में किसी को नहीं पता, आखिर वो उन टोड किंग और उसके लोगों को कैसे पता चल सकती थी, वो लोग वहाँ पर कैसे हमला कर सकते थे जबकि ये जगह टॉप सीक्रेट थी। अब फिलहाल के लिए ये लोग डिसाइड करते हैं कि ये लोग यहाँ से अलग अलग हो जाएंगे और तभी चूफेंग कहने लगता है कि घर जाते वक्त अपना ख्याल रखना क्योंकि कभी भी कुछ भी हो सकता है, जिस पे मिस ज़ीलिंग वहीं रुक जाती है और कहती है कि मैं सोच रही हूँ कि मैं कल्टीवेट करूँ और जल्द से जल्द हेवन मार्शल रियल में पहुंचूं, जिस पे चूफेंग कहता है कि हाँ बिल्कुल, फिर तो तुमसे मिलने में और मजा आएगा, जिस पे वो आगे बढ़ती है और कहती है कि ठीक है, जब तक मैं ब्रेक थ्रू नहीं कर लेती तब तक तुम्हें हर हाल में जिंदा रहना, जिस पे चूफेंग स्माइल करता है। तभी हम देखते हैं कि एक बंदा सीधे यहाँ पर जो यंग प्रिंस है उसे यहाँ पे फेंक के चला जाता है और तभी यहाँ पे हम देखते हैं कि यंग प्रिंस काफी बुरी तरीके से इंजर्ड था, जो देखते साथ ही मिस ज़ीलिंग उस बंदे का पीछा करने जाती है लेकिन चूफेंग रोक देता है और वो कहने लगता है कि हमें सबसे पहले वू शेंग को हील करना होगा। अब ये दोनों जियांग वू शेंग को हील करना शुरू कर देते हैं, जहाँ पर उसे धीरे धीरे होश आता है। तो हमारा आज का ये पार्ट तो ये पे एंड होता है, लेकिन इसके नेक्स्ट पार्ट में काफी ज्यादा मजा आएगा क्योंकि अपना मेन हीरो ब्रेक थ्रू भी करने वाला है, साथ ही काफी सारी चीजें रिवील होने वाली है। लेकिन अब ये सारी चीजें तुम्हें नेक्स्ट एपिसोड में ही देखने को मिलेगी, जिसके लिए मेक श्योर कि तुम वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। सो दैट्स इट फॉर टुडे गाइस, आई होप कि तुम सबको आज की वीडियो काफी ज्यादा पसंद आई होगी। अगर हाँ तो वीडियो को लाइक करना, चैनल पे नया हो तो सब्सक्राइब करना। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।